ग्रीन मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। आज इस ग्रीन प्लैनेट ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग पहली मीटिंग में पूरी ग्रीन प्लैनेट फैमिली का बहुत बहुत स्वागत। आज पहले तो मैं अपनी पूरी ग्रीन प्लैनेट फैमिली को बधाई देता हूं कि इस कोरोना जैसी बीमारी में भी हमारे देश के गांव-गांव में बैठकर कोरोना से लड़ रही आर्मी के लिए सलूट है हमारा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो राशन बांटा है, चाहे वो भूखों को खाना खिलाया है, ब्लड डोनेशन किया है। बहुत सारे ग्रीन प्लैनेट फैमिली के सदस्यों ने बहुत ऐसे नायाब काम किए हैं जिससे हमारे ग्रुप का नाम और भी सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मिशन क्या है? सेव द मदर अर्थ, धरती माँ को बचाना। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे इस धरती माँ के मिशन को बचाने का असली काम अभी हमारे इस फैमिली के मेंबर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, लोगों के लिए पैसा, डोनेशन, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी व्हाट्सएप के ऊपर। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि ऐसे हालातों में हमें किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से हम इसको प्रॉब्लम से दूर जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमागों में छोटी छोटी रुकावटें हैं। आज मेरा यहाँ पे आपके बीच में आने का मकसद एक ही है, ताकि उन रुकावटों को हम ख़त्म कर सकें। यह कोरोना में हर बार ऑनलाइन मीटिंग में भी बोल चुका हूं, यह कोरोना परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज ओनली टेम्परेरी प्रॉब्लम। थोड़े समय के लिए है ये, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जितना समय भी कोरोना रहेगा, आपके सोचने का ढंग, आपके काम करने का ढंग, दुनिया को काम करने के ढंग को बदल के जाएगा। बेसिकली ये दुनिया के परिवर्तन का टाइम है, बदलाव का टाइम है। इस समय पूरी दुनिया बदल रही है। जो चीज़ें आज से पहले नहीं होती थी वो आज होने शुरू हो गई। पहले कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, लेकिन आज ये मजबूरी बन चुकी है, आज लोगों की ज़रूरत बन चुकी है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। खाने पीने की चीज़ों में बदलाव आया है, बातचीत करने की चीज़ों में बदलाव आया है, बाहर एक देश से दूसरे जाने के लिए जो सिस्टम अप्लाई होते थे उसमें बदलाव आया है। मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा कि ये टाइम बदलाव का है। तो जो लोग इस दौरान अपने आप को बदलाव में ले गए, वो लोग आने वाले 2021 के विनर होने वाले हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगा, कोरोना हो सकता है आपके बाहर जाने को आपको रोक सकता है, हो सकता है आपकी इनकम को रोक दे, हो सकता है आपके बहुत सारे आजू बाजू नेगेटिव माहौल पैदा कर दे, लेकिन ये एक काम नहीं कर सकता, वो है आपके हौसलों को ख़त्म। अगर हम लोगों के अंदर हौसला बुलंद रहेगा तो कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऑलरेडी ग्रीन प्लैनेट ग्रुप आपकी सेहत के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा आपको हम बार बार प्रिकॉशन भी देते हैं किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, ये सारी चीज़ों के होते हुए मेंटली, दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो तो आप इस लड़ाई को बहुत आसानी से, आराम से जीत जाओगे, बड़ी आसानी से। जो चीज़ आपको बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रही है, उसको रत्ती भर भी आपकी ताकत नहीं लगेगी जिसको जीतने के लिए। इन हालातों में हमें सबसे बड़ी चीज़ को सीखना है, अपने अंदर बदलाव लेके आना है। ये टाइम है उन चीज़ों को सीखने का जो आज तक हमने नहीं की। मैं सबसे पहला
आज की मीटिंग का ऑलरेडी आप सब लोगों को एजेंडा दे चुके हैं हम। उसमें पहला पॉइंट है स्मार्ट वर्क। बहुत सारे लोगों में स्मार्ट वर्क की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज नहीं है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर स्मार्ट वर्क को बहुत बड़े ढंग से पेश किया जाता है, बहुत बढ़िया ढंग से उसके काम करने के लिए उसके ऊपर जोर दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपको रियलिटी में बताऊंगा व्हाट इज द स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क होता क्या है, क्या कारण है कि एक बंदा कम से कम काम करके भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा सकता है, और कौन से बंदे सारा दिन मेहनत करके मजदूरों की तरह भांति काम करके भी एक केवल रोजी रोटी, केवल पेट भरने तक ही सीमित रह जाते हैं। उसमें उनकी किस्मत का दोष नहीं है, उसमें उसके भगवान का दोष नहीं है, उसमें उसके वातावरण का दोष नहीं है, उसमें केवल दोष है तो उसके हौसलों का। वो अपने आप को इस तरह से सोचता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे देश में एक चाय वाला पूरे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मेरे ख्याल से हम सब लोग तो उस चाय वाले से बहुत आगे हैं, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले स्मार्ट वर्क होता क्या है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में स्मार्ट वर्क को क्या कहा जाता है कि भाई 2 बंदे लगाए और अपनी टीम बिल्ड की, स्मार्ट वर्क हो गया, दैट्स ऑल। केवल ज्वाइनिंग करने को ही स्मार्ट वर्क बोला जाता है। नहीं, वो स्मार्ट वर्क नहीं है, वो केवल भीड़ इकट्ठी करना है कि हाँ हमने अपने 10, 15, 20, 100 लोगों की टीम बना ली है, वो भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो भीड़ में और स्मार्ट वर्क में बहुत फ़र्क होता है। जब भी कभी दंगे होते हैं तो भीड़ करके जाती है, पता भी नहीं चलता कितनी दुनिया कहाँ से आई, कहाँ से वो दंगा करके चली गई। लेकिन जब बड़े बड़े मैच होते हैं वहाँ पे लाखों लोग आते हैं, मैच देखने के लिए आते हैं और देख के चले जाते हैं, और बहुत इजी ढंग से आते हैं और इजी ढंग से चले जाते हैं। दैट इज़ अ स्मार्ट वर्क। सो स्मार्ट वर्क को पहले सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क है आप अपने जो दिन में काम कर रहे हो उनके घंटों को बढ़ाना। स्मार्ट वर्क का ये मतलब नहीं है कि आपने एक बार काम किया और कहानी खत्म। लेकिन मेरे जो भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो यही समझते हैं कि वन टाइम काम किया और उसके बाद में घर में बैठे 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 हमें जो एफडी से पैसा आएगा वो स्मार्ट वर्क है। नहीं, वो स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क ये है कि अगर एक इंसान दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, हाउ कैन अप्लाई टू 16 घंटे या 24 घंटे या 200 घंटे में किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं 2 लोगों को जोड़ूंगा, वो भी 8-8 घंटा काम करेंगे और आराम से वे 24 घंटे का काम हो सकता है। जोड़ने पे अलग बात है, काम करने पे अलग बात है। सो स्मार्ट वर्क का बेसिक फंडा क्या होता है कि आपने काम तो 8 घंटे ही करना है, लेकिन वो 8 घंटा किस तरह से काम करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर है। स्मार्ट वर्क क्या है और हार्ड वर्क क्या है? दोनों कंडीशनों में हमें 8 से 10 घंटे ही काम करना होता है। स्मार्ट वर्क में भी 8 से 10 घंटे काम करते हैं, हार्ड वर्क में भी हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं, पर दोनों में अंतर क्या है? हार्ड वर्क में हम लोग फिजिकली हम ज़्यादा काम करते हैं, मेंटली कम करते हैं। लेकिन जो स्मार्ट वर्क है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली काम करते हैं, इमोशनली काम करते हैं, उसमें फिजिकली कम होता है और उसका आउटपुट ज़्यादा रहता है। हार्ड वर्क से जितना आपकी मेहनत, आपका शरीर जितना आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सकता है उतना ही दे सकता है। लेकिन स्मार्ट वर्क एक ऐसा सिस्टम है कि जिससे आप अपनी ही तरह के हजारों घंटे काम कर सकते हो।
लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम 2 लोग हमने लगा दिए और हमारा काम खत्म हो गया, अब हमें घर पे बैठ जाना है, उसके बाद में वो 2 लोग काम करेंगे और पैसा आएगा। मेरे भाइयों, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वो 2 लोग ऑलरेडी ज़्यादा कार्यकुशल हों, तो पॉसिबल होता है कई बार आप कम काम करो, वो भी ज़्यादा काम करके आपको पैसा आ जाए। लेकिन 99% लोगों को अपनी टीम को बिल्ड करना पड़ता है, अपनी टीम को तैयार करना पड़ता है। जे आज आप जितने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को देख रहे हो, रिलायंस, अदानी, टाटा, इन लोगों के पास क्या है? केवल स्मार्ट वर्क। ये लोग स्मार्ट वर्क के जरिए अपनी टीम को बिल्ड करते हैं। एक अंबानी नहीं है, उसकी कंपनी में जितने मैनेजर हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे अंबानी हैं। लेकिन आपके आगे केवल दिखता एक अंबानी है। बेसिक हर इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी मैनेजमेंट है, जितने भी जो लोग उसमें मेहनत कर रहे हैं, अगर आप उसमें डुप्लीकेट अपने आप को कर पाओ, उतने तरह के अंबानी पैदा होते हैं, उतने तरह के टाटा उसके अंदर काम कर रहे हैं, उसके तरह के उतने अदानी काम कर रहे हैं। सो जितने ज़्यादा आपकी फोटोकॉपीज आपकी टीम के अंदर होंगी, उतना ही ज़्यादा आपको जल्दी पैसा आएगा, उतना ही आप स्मार्ट वर्क कर पाओगे। सो स्मार्ट वर्क के लिए उसके प्रोटोकॉल्स हैं। स्मार्ट वर्क का मकसद केवल एक नहीं है कि भैया मैंने 2 ज्वाइनिंग लगा दी और काम खत्म हो गया। स्मार्ट वर्क का मकसद है अपनी टीम को बिल्ड करना, अपने आप को डुप्लीकेट करना। यह स्मार्ट वर्क है। हमें चिंता करनी है लोगों की, उनको बिल्ड करने में, उनको तैयार करना है, उनको डुप्लीकेट करना है। बहुत सारे लोग अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको पैसा नहीं आता और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को या फिर उस सिस्टम को कोसते हैं कि हम लोग इस सिस्टम से पैसा नहीं कमा सके या इस ऑर्गेनाइजेशन से पैसा नहीं कमा सके। दैट इज द रॉन्ग। अगर आप अपने आप को डुप्लीकेट करने की ताकत रखते हो, तो आप छोटी से छोटी इंडस्ट्री को भी एक बड़ा ऑर्गेनाइज बना सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी तरह अपनी फोटोकॉपी बनाने में काबिल हैं। अगर आपके अंदर फोटोकॉपी बनाने का दम है, तो मैं गारंटी देता हूं, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना पैसा आप अपनी लाइफ में कमा सकते हो, इतना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कर सकते हो। तो हमें फोटोकॉपी किस तरह से बनानी है, किस तरह से हमें अपने आप को डुप्लीकेट करना है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, जब हम आप डुप्लीकेट करने की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें ग्रीन प्लैनेट के अंदर हमने आदमी का फॉर्म भर दिया, अब इसको कंपनी के साथ जोड़ दिया, कहानी खत्म, अब वो डुप्लीकेट हो गया। नहीं, वो केवल एक एडमिशन है। एडमिशन है आपके स्कूल के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर, आपकी टीम के अंदर, उसने केवल एडमिशन लिया है। कभी ऐसा हुआ है कि पहले ही दिन एक विद्यार्थी किसी कॉलेज में दाखिल होता है और वो पहले ही दिन में अव्वल आना शुरू हो जाए, बिना पढ़ाई किए, बिना कुछ सीखे? हर एक व्यक्ति को एक प्रोसेस के अंदर निकलना पड़ता है। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डुप्लीकेशन। एक टीचर, वो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसने भी पहले कॉलेज गया, स्कूल गया, कॉलेज गया, उस यूनिवर्सिटी गया, उसके बाद में निकल कर वो टीचर बना। उसके बाद में वो उन्हीं बच्चों को पढ़ाता है, उनमें से बहुत सारे लोग टीचर बनते हैं। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन। तो क्या आप और हम ये प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं? ये बहुत जानना जरूरी है। हमने अपने लोगों को जोड़ा अपने साथ, ग्रीन प्लैनेट मिशन के साथ जोड़ा। क्या हमने उनको कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 क्या उसकी एजुकेशन दी? मैं कक्षा 1 उसको बोलता हूं जिसमें सबसे पहला अध्याय होता है, क्या आपने ग्रीन प्लैनेट फाउंडेशन, ग्रीन प्लैनेट ट्रस्ट, ग्रीन प्लैनेट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हमारी पूरा का पूरा ग्रुप है, क्या उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज है? सबसे पहला अध्याय है जी।
सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूं और उसके क्या दायित्व हैं, क्या मिशन है, उसका क्या सोच है उसकी। जब तक ये उसको क्लियर नहीं होगा तब तक वो अगले चैप्टर तक नहीं जा पाएगा। उनको उसकी अंदर की फीलिंग, उसके अंदर का जज्बा वो निकल के बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, हम जिन भी लोगों को अपने इस ग्रीन प्लैनेट ग्रुप के अंदर जोड़ते हैं, हमें सबसे पहले उनको पूरा का पूरा ग्रीन प्लैनेट ग्रुप के बारे में पूरी नॉलेज देनी है। कितने सालों से चल रहा है, 18 सालों से है, कितने एरियाज में काम कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, वेटनरी, होम केयर, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, FMCG, इतने सारे एरियाज में काम कर रहे हैं, उनको उसकी पूरी जानकारी होनी जरूरी है। ये पहली कक्षा का काम है। दूसरी कक्षा में आता है उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल किस ढंग से होता है। देखो, एक बच्चा आज पहले ही दिन आया, उसको क्या पता लगेगा कि किस तरह से वो उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करेगा, किस तरह से उसके बेहतरीन रिजल्ट निकाल पाएगा। उसका जिम्मेदारी, उसका ड्यूटी हमारी है, उसकी जिम्मेवारी हमें लेनी होगी कि ये विद्यार्थी को मैंने अपने अंदर लेके टीम के लेके आया हूँ, उसको रेडी करना, किस तरह से वो अच्छे रिजल्ट ले सके, ये हमें काम करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सेकंड पार्ट भी उसको कंप्लीट करते हो तो जिससे क्या होगा, वो एक अच्छा यूजर बनेगा। अच्छा यूजर, ध्यान से रखना मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूं। पहले पे केवल हमने क्या किया, कंपनी के बारे में नॉलेज दी, कंपनी के ग्रुप के बारे में नॉलेज दी। सेकंड नंबर पे हमने दिया हाउ टू यूज, प्रोडक्ट को किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये 2 अध्याय करने के बाद में भी वो आपका पार्टनर नहीं बना, अभी वो आपका केवल यूजर बना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्टों की नॉलेज होगी, वो इस्तेमाल करेगा और वो एक कंपनी के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपके साथ में जुड़ के एक कंज्यूमर की भांति चलेगा। बहुत सारे लोग ये दोनों प्रोसेस कर देते हैं और फिर इच्छा रखते हैं कि ये इस बंदे से मेरे को बहुत ज़्यादा इनकम आने वाली है। नहीं, वो बिजनेस नहीं कर रहा, वो व्यापारी नहीं है, वो क्या है, केवल कंज्यूमर है। तो आपने अभी उन 2 क्लासों में, 2 कक्षाओं के अंदर उसको एक कंज्यूमर बनाया है। उस कंज्यूमर बनने से वो आपके साथ सदा के लिए जुड़ जाएगा प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अगर आप उसको व्यापारी या बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हो तो उसका अध्याय है तीसरा, थर्ड अध्याय। थर्ड अध्याय में क्या होता है, हमें उसको सिखाना है कि किस तरह से लोगों को कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या प्रोडक्ट की जानकारी किस तरह से लोगों को प्रेजेंट करनी है। ये तीसरे अध्याय में आता है। तो जब ये वो तीसरा अध्याय सीख जाएगा, किस तरह से लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह से लोगों को प्रोडक्ट का इस्तेमाल का ढंग बताना है, अगर वो सीख जाता है तो तीसरे नंबर पे ये 3 कक्षा लेने के बाद में वो व्यक्ति कंज्यूमर से रिटेलर बनता है। कंज्यूमर से रिटेलर मतलब पहले क्या था, कंज्यूमर था, अब उसने एक और स्टेप आगे आ गया। तो उस स्टेप को हम बोलते हैं, कवर करने के बाद में मैं बोलता हूं दैट इज द रिटेलर। तो आपको थोड़ी सी इनकम आनी शुरू होगी, क्योंकि हो सकता है वो शुरुआत में महीने का 10,000 का सामान बेचे, मे भी 20,000 का सामान बेचे या 50,000 का भी सामान बेचे, डिपेंड करता है उसकी किस तरह की लगन है, किस तरह से आप उसको रेडी करते हो, किस तरह से आप उसको अच्छा रिटेलर बनाते हो, प्रेजेंटेशन उसकी बेस्ट करते हो। सो 3 कक्षा लेने के बाद में, 3 पड़ावों को पार करने के बाद में आप एक केवल अच्छे रिटेलर बनते हो। फिर आपको आपके ग्रुप में देखिए कि आपके ग्रुप के अंदर कंज्यूमर कितने हैं और रिटेलर कितने हैं। ये दोनों होने जरूरी हैं, क्योंकि कंज्यूमर आपको कंसल्टेंसी देगा, आपको धीरे 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 उसी लेवल पे अटकाए रखने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। कंज्यूमर का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ज़्यादा रिटेलर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और इसके बदले में अपने कंज्यूमर को छोड़ देते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप लगातार कंज्यूमर की गिनती बढ़ाते रहोगे
तो आपको हमेशा नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये हमारा डिजिटल दुनिया आ चुकी है हमारे पास। हर फार्मर के पास, हर कस्टमर के पास नई 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 बातें हैं, नए नए क्वेश्चंस हैं। तो जैसे ही आप नए नए कस्टमर्स को मिलोगे, वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आप भी खुद सीख रहे हो। तो इसलिए ये नंबर 1 जो अध्याय है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को हमें अपने साथ जोड़ना है ताकि हम अपग्रेड कर सकें अपने आप को। दूसरे नंबर पे मैंने क्या कहा कि तीसरे अध्याय को पार करने से क्या होगा, आपको एक रिटेलर मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको एक इनकम बननी शुरू हो जाएगी। आप अपनी टीम में देखो कितने आपके पास कंज्यूमर हैं, कितने आपके पास रिटेलर हैं। ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटी टीम का एक तैयारी हो गई, एक छोटी टीम बन गई, जिससे आप एक अपनी ज़िंदगी की छोटे सपनों को पूरा कर सकते हैं। इन 3 अध्याय करने के बाद में हम लोग क्या देख पाते हैं कि हमारी टीम में कितने कस्टमर हैं और कितने हमारे पास रिटेलर हैं। तो इससे हम एक छोटी टीम को तैयार कर सकते हैं। आप अपने छोटे सपनों को पूरा कर सकते हो अपनी लाइफ। लेकिन अगर आपका बड़ा सोच है, बड़ा आप करना चाहते हो, तो हमें क्या करना होगा, अपनी टीम को बड़ा करना होगा। इससे ऊपर भी एक स्टेप है, उसके ऊपर जाना होगा, उसमें हम बोलते हैं लीडरशिप। हमें अपनी ही टीम में से कुछ लोगों को अगले स्टेप पे लेके जाना होगा। उन रिटेलरों में से ही कुछ लोगों को निकालना होगा कि जो लोग अपने नीचे कुछ रिटेलर्स पैदा करें, उनको हैंडल कैसे किया जाता है ये सिखाना होगा उनको। तो जैसे ही आप एक हैंडल करना सीख जाते हो, किस तरह से अपनी टीम को हैंडल करना है, वो एक अध्याय होता है 4था। मैंने आज के टॉपिक में लिखा है व्हाट इज़ द हार्ड वर्क एंड व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है और स्मार्ट वर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस है। मैनेजमेंट एक अलग अध्याय है। हमें लगता है कि हमने लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी, लोगों को कोई गाइड कर दिया, ये मैनेजमेंट है। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन है। ये आप केवल कार्य कर रहे हो, मैनेज नहीं कर रहे हो। मैनेज का मतलब है आपने अपनी टीम के अंदर देखना है, उस टीम के अंदर कितने लोगों को कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कितने लोगों को कंज्यूमर के अकॉर्डिंग के लिए तैयार है, कितने लोगों को एक बड़े लीडरशिप के अंदर जो ट्रेनिंग कर सकें, जो लोगों को ट्रेन कर सकें, उन ट्रेनर्स की ज़रूरत होगी आपको। और जैसे ही आप अपनी टीम को ट्रेन कर रहे हो, आपके नीचे ट्रेनर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज़ आप 4th पार्ट क्रॉस कर जाते हो। तो जैसे ही 4th पार्ट आप क्रॉस करते हो, देन मैं कहूँगा आप रॉयल्टी के हकदार बन जाते हो। तो जैसे ही आपने एक ट्रेनर को पैदा किया, देखो एक पहले नंबर पे आपने कस्टमर को पैदा किया, वो आपका किचन कभी भी बंद नहीं होने देगा। अगर आपके पास कस्टमर है, अकेला कस्टमर है, वो कभी भी आपकी किचन के खर्चों को बंद नहीं होने देगा। लेकिन जैसे ही आपने रिटेलर को पैदा किया, तो आपके घर के जो नॉर्मली खर्चे हैं उनको करना इजी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने तीसरा काम, आपने ट्रेनर्स पैदा करने शुरू कर दिए, आपने लीडर्स पैदा करने शुरू कर दिए, तो फिर आप दुनिया की हर ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। केवल इसकी काबिलियत हमें अपने अंदर लानी है, डुप्लीकेट करने की काबिलियत को लेके आना है। इन 4 हिस्सों में अगर हम लोग काम करेंगे, इन चारों हिस्सों को, काम करने के स्टाइल को, काम करने के सिस्टम को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। केवल माल को ढोना, सामान फार्मर तक पहुंचाना या कस्टमर तक पहुंचाना, ये स्मार्ट वर्क नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं ये डिलीवरी बॉय हैं। तो डिलीवरी बॉय बन के रहोगे तो डिलीवरी बॉय चाहे जितने पैसे मिलेंगे, अगर टाटा बिरला की तरह सोचोगे तो उसके हिसाब से कुर्सी पे बैठकर आपको बड़ा काम करना है। आपको अपने नीचे बहुत सारे लोगों को, लीडर्स, ट्रेनर्स पैदा करने हैं। अगर आप ट्रेनर पैदा करने में कामयाब होते हो तो इजीली आप ये 4था जो पार्ट है इसको कवर करते हो और आपके हर जिंदगी के ड्रीम्स, जिसको हम कहते हैं, कोई कहता है बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, हर इस चीज़ को हासिल करने में बहुत ही आसानी से किया जा सकता है।
सो अभी आपने इतना तो जान लिया होगा कि व्हाट इज़ ए स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क है डुप्लीकेट करना, ना कि लोगों को जोड़ना। जोड़ना एक सिर्फ इनविटेशन कार्ड है, उनको तैयार करना, उसको फाइनल लेवल पर लेके जाना, दैट इज़ द डुप्लीकेशन। जितनी ज़्यादा मास्टरी हासिल करोगे आप डुप्लीकेशन में, उतना ही बढ़िया टीम आपका पैदा होगा। तो आप अभी आराम से आज शाम को रात को सोचिए कि आप कहाँ कहाँ पे कौन से पॉइंट पे रुके हुए हैं, उनके ऊपर वर्क कीजिए, उनको रिपेयर कीजिए और उनको अपडेट कीजिए। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट जो मैं अभी आपको पहले बोला था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोगों को इसका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। मैनेजमेंट और काम करने में, मैनेजमेंट भी काम है, ऐसा नहीं है कि काम अलग है और मैनेजमेंट अलग है, दोनों काम ही हैं, लेकिन उनके तरीके, उनकी सोच, उनकी प्लानिंग, दोनों में बहुत सारा अंतर है। काम का मतलब क्या है, पहले ये सीखना जरूरी है। मे बी वो स्मार्ट वर्क हो, मे बी वो हार्ड वर्क हो। काम का मतलब क्या है, हमें अपने किसी काम को निपटाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कस्टमर ने आपको प्रोडक्ट डिमांड किया, आपने उसको दिया, आपने एक काम किया, राइट। बहुत सारी टीम ने आपसे ट्रेनिंग मांगी, आपने उनको ट्रेनिंग दी, दैट इज़ आल्सो वर्क, राइट। ये सारे काम हैं आपके। तो इसको आपको 8 घंटा 10 घंटा जो भी वट इज योर एवर टाइम, जो भी आपके पास टाइम है उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करते हो। लेकिन मैनेजमेंट में इससे कुछ एक्स्ट्रा होता है। मैनेजमेंट में क्या चीज़ एक्स्ट्रा है? मैनेजमेंट में है इसके साथ में, काम के साथ साथ में प्लानिंग। अगर आपने पहले से ही सोचना है कि मेरे कस्टमर को कब कब कौन से सामान की ज़रूरत है, अगर आप उसकी प्लानिंग करते हो, पहले से ही प्लानिंग करके रखते हो, तो आप एक अच्छे ढंग से मैनेज करोगे, मतलब ऑन डिमांड। मैंने पिछली मीटिंग में बोला था कि अगर हमारा मिनी वेयर हाउस जीपीके वाला ये प्रण करे कि हमें 24 आवर में अपने कस्टमर को मटेरियल की डिलीवरी देनी है, तो मैं गारंटी देता हूँ ये ग्रीन प्लैनेट हर एक घर में पहुँच जाएगी। और मैं गारंटी देता हूँ इस पूरे इंडिया के हर ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे में पावर प्लांट की बूंद होगी और ये उपजाऊ होगा। सो ये मैनेजमेंट का पार्ट है। तो अगर हम लोग पहले से अपने काम और प्लानिंग को मिक्स कर दें, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। हमें पता है अगले महीने में, नेक्स्ट मंथ में कौन से प्रोडक्ट्स की इस्तेमाल ज़रूरत होगी, अगर हम उसकी प्लानिंग पहले से करें। इसके ऊपर बहुत, ये बेसिकली छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा ये एरिया है मैनेजमेंट का। हमें यह सीखना है कम से कम पैसों में, कम से कम लागत में हम किस तरह से डिलीवरी कर सकते हैं लोगों के पास, हम किस तरह से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स कर सकते हैं, हम किस तरह से कम लागत में हम प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये सारे पार्ट क्या है, मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो ये अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो तो उसमें सबसे बड़ा कदम मैनेजमेंट ही होता है। काम करना, बड़े बड़े कारीगर, मैं एक सिंपल सा बात बोलता हूँ, एक बंदा कॉलेज में जाता है, पढ़ता है, पढ़ने के बाद में डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, लेकिन उसके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों के अंदर मैनेजमेंट की काबिलियत होती है। और वो लोग किसके नीचे नौकरी करते हैं? जो मैनेजमेंट कर रहा है। हो सकता है वो केवल 10वीं फेल हो सकता है वो 12वीं फेल हो सकता है वो नॉर्मल ग्रेजुएट हो, लेकिन उसके नीचे काम करने वाला कौन है? इंजीनियर। नॉलेज उससे ज़्यादा है लेकिन मैनेजमेंट उसके पास नहीं है। सो अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी मैनेजमेंट के ऊपर दें, ताकि तैयार रखें कि टीम को किस तरह से किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनको हम पहले से ही रेडी रखें, ये एक पार्ट है मैनेजमेंट का, ताकि एक पल भी हमें नुकसान ना हो, हमारी ग्रोथ किस तरह से हो सकती है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मैनेजमेंट के ऊपर देना चाहिए और वर्क के साथ में प्लानिंग को जोड़ के दैट इज़ द मैनेजमेंट बनती है। और फ्यूचर प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर प्लानिंग को करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक ना एक ऐसा लक्ष्य
रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको देखकर आप छोटे कदम बनाते हो, जिसको देख के आप उसके पीछे चलते हो। अगर आपने फ्यूचर में सोचा है कि ये मेरा टारगेट है, उसके तक पहुंचने के आपको छोटे बेबी स्टेप बना सकते हो। लेकिन अगर फ्यूचर की प्लानिंग ही नहीं है तो आप केवल प्रेजेंट में ही जी रहे हो, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम में ट्रायल करते रहोगे। हो सकता है आप जीतो या ना जीतो, लेकिन अगर प्रॉपर फुल प्लान करके फुल मैनेजमेंट के साथ आप काम करोगे तो ज़्यादा लोग सक्सेस होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात ध्यान से बताता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है दिमाग के अंदर कि यार कुछ लोग ऐसे हैं जो कम काम करते हैं, जल्दी समय में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो 20-20 साल काम करने के बाद में भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते। फ़र्क दोनों में यही है कि वो जो 20 साल तक वो काम कर रहा था, वो बंदा हार्डवर्क कर रहा था, वो काम कर रहा था। लेकिन जिसने 2 साल या 5 साल में काम किया, उसने मैनेजमेंट के साथ काम किया, प्लानिंग के साथ काम किया। दैट इज़ द डिफरेंस। सो आज हमें अपने आप में सोचना है, हमें अपने आप में सोचना है, अपनी टीम के बारे में सोचना है कि किस चीज़ की कमी है मेरी टीम के अंदर। क्या प्लानिंग की कमी है, क्या मैनेजमेंट की कमी है, क्या ट्रेनिंग की कमी है, या रिटेलर की कमी है। तो इन सभी पॉइंटों को अगर आप ध्यान से करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप बहुत जल्द नेक्स्ट लेवल के ऊपर काम करने वाले हो। सो आगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो कि हाउ कैन मैनेज योर टीम इन क्रिटिकल सिचुएशन। जो कि आज हम जैसे बात कर रहे हैं कोविड-19 के बारे में, आज के इन हालातों में आप अपनी टीम को मैनेज कैसे कर सकते हो, उनको किस तरह से आप क्रिटिकल सिचुएशन में उभार कर आगे लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे एक बात जहन में रखिए, आपकी टीम आपकी फोटोकॉपी है, ये गारंटी रखिए। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपकी टीम पॉजिटिव है, अगर आप नेगेटिव हो तो आपकी टीम नेगेटिव है। तो बहुत सारे लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो लोग अपनी टीम को नीचे नेगेटिव पास करना शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण धीरे धीरे उनकी टीम धीरे धीरे नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। तो वो कहते हैं सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन टीम नेगेटिव है। मैं कहता हूं टीम नेगेटिव नहीं होती, अगर आप नेगेटिव हैं तो ऑटोमेटिक टीम नेगेटिव होती है, क्योंकि वो आपकी फोटोकॉपी है, वो आपका डुप्लीकेट है। तो अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अगर आप पॉजिटिव बातें करते हो अपनी टीम के साथ, अगर आप उनके अंदर पॉजिटिव भरते हो, तो गारंटी देता हूं कि वो कभी भी जिंदगी में नेगेटिव नहीं होंगे, और कभी भी उनमें जो उनका जज्बा है कभी कम नहीं होगा, कभी उसके अंदर हौसले कम नहीं होंगे। तो जब भी ध्यान से बोलिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। अगर आपने अपनी टीम से बात करनी है, पॉजिटिव भेजना पॉजिटिव है, लेना नेगेटिव है। आपको एक स्पंज का काम करना होगा, आपको अपनी टीम से नेगेटिव चीज़ों को लेना है, उसके बदले में क्या देना है, पॉजिटिव चीज़ें देनी है। अगर आप ये काम करते हो, उनसे नेगेटिव निकाल कर पॉजिटिव डालना शुरू कर देते हो, तो वो कितनी बड़ी से बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहेंगे। उन पॉजिटिव हालातों में उनके हौसले बुलंद रहेंगे, उन पॉजिटिव हालातों में उनके अंदर जो ड्रीम है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और अगर वो उसके अंदर ड्रीम है तो 100% आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। तो अगर आपको अपनी टीम को इन क्रिटिकल सिचुएशन में जिंदा रखना है तो ये ध्यान रखिए, आपकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी टीम के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने नीचे काम करने वाले पार्टनर्स के साथ किस तरह का कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो टीम क्रिटिकल सिचुएशन में जिंदा रहेगी या मरेगी। तो अगर आप अपनी टीम को इन हालातों में क्रिटिकल सिचुएशन में जिंदा रखना चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवनेस देनी होगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको हौसला देना होगा, उनको सॉल्यूशंस देने होंगे, आपको सॉल्यूशन मेकर बनना होगा। हो सकता है आपके पास सॉल्यूशन ना हो, आप अपने सीनियर से, कंपनी के मैनेजमेंट से पता कर सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, अगर दुनिया भर में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक तरफ प्रॉब्लम है तो दूसरी तरफ सॉल्यूशन है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक कि जिसका प्रॉब्लम तो आई लेकिन सॉल्यूशन नहीं आया। तो इसलिए हर चीज़ का सॉल्यूशन है।
तो हम जब भी किसी प्रॉब्लम को डील करते हैं तो हमें लगता है कि इसका सोल्यूशन ही नहीं कभी है। ऐसा कभी नहीं है। आप डिपेंड करता है कि आप किस तरफ खड़े हो। आप प्रॉब्लम की तरफ खड़े हो तो आपको 100% उसका सोल्यूशन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको उसके सामने आपके क्या है, प्रॉब्लम खड़ी है। लेकिन जैसे ही आप उसके पीछे की तरफ जाते हो तो आपको दूसरी तरफ का हिस्सा दिखाई देता है, दैट इज सोल्यूशन। तो अगर आप सोल्यूशन की तरफ देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी, आपको उसके दोबारा उसको किस तरह से सोल्यूशन किया जा सकता है वो चीज़ें दिखाई देने की। तो इसलिए आप अपनी टीम में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरह से देखना है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। आप पॉजिटिवनेस की चश्मों से देखोगे तो आप सोल्यूशन के चश्मों की तरफ से देखोगे तो आपको हर चीज़ का एक सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप उस टीम को टाइम टू टाइम सोल्यूशन देते रहोगे, पॉजिटिवनेस देते रहोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ दुनिया के वर्स्ट कंडीशन में आप चले जाओ, आपकी टीम के हौसले कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, आपके टीम के हौसले बुलंद रहेंगे। तो डिपेंड करता है आपके हौसले के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज के ऊपर, डिपेंड करता है आपके सॉल्यूशंस के ऊपर, आप किस तरह से डील करते हो, किस तरह से मैनेज करते हो अपनी टीम को। इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी टीम के क्रिटिकल सिचुएशन में जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी। इन बातों को बहुत ध्यान रखिए। तो ऐसे हालातों में, जैसे पूरा वर्ल्ड अभी कोरोना में फंसा हुआ है, तो अगर आप अपनी टीम के हौसलों को बुलंद रखने में कामयाब हो जाते हो, उनके अंदर के ड्रीम को जगा कर रखते हो, उनके अंदर के कार्य करने की शक्ति को जिंदा रखते हो, तो समझ लो आपकी टीम इन बुरे हालातों में भी एक बड़ी बलशाली सेना के रूप में खड़ी होगी। तो अगर वो सेना बलशाली है तो कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, हम उसको हरा सकते हैं। इन क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हमें अपनी लैंग्वेज, हमें अपने पॉजिटिवनेस, सोल्यूशन मेकिंग के ऊपर काम करना होगा। तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी टीम कहीं नहीं जाने वाली, आपकी टीम आपके साथ है। तो केवल टीम तभी टूटती है जब उनका ट्रस्ट टूटता है कि हमारा सीनियर हमें शायद अपनी अम्ब्रेला के नीचे नहीं रखा होगा। एक ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ। ऐसे बुरे हालातों के अंदर, जैसे आप एक बारिश के समय एक छाता खोलते हो ना अपने बच्चों के लिए, तो उस छाते के नीचे जब आपके बच्चे आ जाते हैं वो बारिश से भीगने से बच जाते हैं। इसी तरह आपको इस बुरे हालातों में ये पॉजिटिवनेस का छाता खोलना होगा। जैसे ही आप पॉजिटिवनेस का छाता खोलोगे, आपकी पूरी टीम उस छाते के नीचे आ जाएगी, वो उस छाते से, वो नेगेटिवनेस से बच जाएंगे और वो उस बुरे हालातों से बच जाएंगे और आपके को ट्रस्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। अभी टाइम है छाता खोलने का। तो प्लीज़ हर बंदा, ग्रीन प्लैनेट का हर सदस्य इस मौके पे पॉजिटिवनेस का छाता खोले, अपने हौसलों का छाता खोले, तो मैं गारंटी देता हूँ कि हर टीम जिंदा रहेगी। इस ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी टीम के साथ काम करना है। बहुत सारे लोगों का मेरे को फ़ोन आते हैं कि सर हमें अपनी टीम के साथ कैसे काम करना है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान के आपने काम करना है। आपकी टीम एक जैसी कभी नहीं होगी। जैसे आपके घर में आपका भाई बहन, माँ बाप, सब लोगों का करैक्टर अलग अलग होता है ना। किसी को गुस्सा जल्दी आता है, किसी को हंसना बहुत आसान रहता है, कोई रोता रहता है। तो आप देखोगे अपने घर में भी अगर 5 सदस्य हैं तो पांचों के अलग अलग करैक्टर होंगे। तो मेरे भाई, अगर आपकी टीम के अंदर 100 लोग हैं तो 100 के 100 करैक्टर आने वाले हैं। तो हमें उनको मैनेज करना है, हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना। बहुत सारे लोग अपनी टीम को क्रिटिसाइज करते हैं, अरे तू ऐसा गलत है, तेरे को करना नहीं आता, तू गलत बोलता है, तेरे को गुस्सा ज़्यादा आता है, तेरे को प्लानिंग करनी नहीं आती। नहीं, अगर उसको प्लानिंग नहीं करनी आती तो उसकी ड्यूटी हमारी है, हमें उसको प्लानिंग सिखानी है। लेकिन उसको बिना बोले ये कि तेरे को नहीं आती, उसको बोलिए कि अरे यार तू तो बहुत बढ़िया कर रहा है, अगर हम इसको और ज़्यादा बढ़िया करेंगे तो थोड़ा और प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर तू इतना तक कर सकता है, इससे ज़्यादा भी कर सकता है, मेरे को दिख रहा है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी और प्लानिंग की ज़रूरत होगी। बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं आपकी टीम के अंदर, उसको प्यार से समझाना होगा कि भाई ये तेरा गुस्सा जो है
बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि कई बार गुस्से से काम होते हैं, लेकिन हमें अपनी टीम को लेकर चलना है तो अपने गुस्से को कंट्रोल करके हमें अपनी मोहब्बत से, प्यार से काम करना है। तो इस तरह एक एक करैक्टर के साथ आपको 1 बाय 1 काम करना होगा, उसकी क्वालिटीज़ को लेके काम करना होगा, क्योंकि हर बंदे के अंदर कोई ना कोई भगवान ने क्वालिटी दी है, उस क्वालिटी को उभारना होगा। आप जौहरी हो, अगर आप जौहरी का काम करोगे, उसके अंदर की क्वालिटी को उभारोगे, तो आप देखना आपकी टीम के अंदर बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी रेडी होगी। ध्यान देखिए, अगर क्रिकेट का मैच देखते हो तो आपको पता होगा एक विकेट कीपर होता है, एक बैट्समैन होता है, एक फील्डर होता है और एक बॉलर होता है। क्या बहुत कम बार ऐसा होता है कि चारों तरह की पूरी प्लानिंग एक ही बंदे में आ जाए, या पूरी बढ़िया ढंग से वो एक ही बंदा खेले? नहीं। अगर कोई अच्छा विकेट कीपर है, वो कई बार अच्छा बैट्समैन नहीं होता, अच्छा बॉलर नहीं होता, अच्छा फील्डर नहीं होता, लेकिन वो बढ़िया विकेट कीपर होता है। लेकिन कई बार देखते हो जो बहुत बढ़िया फील्डर होता है, वो कई बार अच्छा बैट्समैन नहीं हो पाता। और कई बार क्या, बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि जो ज़्यादा बढ़िया बॉलर होते हैं वो अच्छे बैट्समैन नहीं हो पाते। तो हमें एक टीम का निर्माण करना है, उस टीम के अंदर अच्छा विकेट कीपर भी चाहिए, अच्छा बैट्समैन भी चाहिए, अच्छा फील्डर भी चाहिए और अच्छा बॉलर भी चाहिए। तो हमें सब तरह के लोगों की ज़रूरत है। हमें अपनी टीम के अंदर उन लोगों को छांटना है कि किन लोगों के अंदर क्या क्या क्वालिटी होगी। हो सकता है उस टीम के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर क्वालिटी होगी कंज्यूमर बनने की, बहुत सारे लोगों के अंदर क्वालिटी होगी रिटेलर बनने की, बहुत सारे लोगों के अंदर क्वालिटी होगी मैनेजमेंट करने की, बहुत सारे लोगों के अंदर ट्रेनर बनने की क्वालिटी होगी। तो हमें उन लोगों के साथ काम करने में हमें उस तरह की प्लानिंग देके, उस तरह के ढंग से काम करके हम अपनी टीम को उभार सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपनी टीम को नंबर 1 बनाना चाहते हो, तो नंबर 1 के लिए एक जैसा नहीं हो सकता पॉसिबल। हमें हर तरह के लोगों को, हर तरह की क्वालिटी को एक ही गुलदस्ते में सजोना है। जैसे आप देखते हो कई बार एक गुलदस्ता लाते हो, उसमें फूल, गुलाब का फूल भी होता है, वाइट फूल भी होता है, गेंदे का फूल भी लगाते हो, और जब भी वो एक अच्छा गुलदस्ता बनता है, बहुत सुंदर महकदार बनता है। इसी तरह आपने अपनी टीम को भी उस गुलदस्ते की तरह तैयार करना है। उसमें हर तरह का करैक्टर होना चाहिए, हर तरह के करैक्टर को पानी देना है, उसको जिंदा रखना है, उसकी क्वालिटी को। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हमारी टीम बेस्ट से बेस्ट रेडी होती है। तो हमें सबसे बड़ा एक दिक्कत आती है कि हमें अपनी टीम के साथ काम करते हुए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो हमें जब भी आप अपनी टीम के साथ काम करते हो, तो हमें सबसे पहले आपने क्या देना है, उससे पहले का एक स्टेप रहता है कि उनको क्या चाहिए। अगर आप ये चीज़ जानने में कामयाब हो गए कि उनको क्या चाहिए, अगर आप वही देते हो, वो इजीली एक्सेप्ट करते हैं। और 90% लोग यही गलती करते हैं, वो कभी ये नहीं जानना चाहते कि हमारी टीम को क्या चाहिए। वो केवल यही देखते हैं मैंने क्या देना है, मैंने उसको क्या देना है, मैंने उसको क्या सिखाना है। ये कहीं हद तक सही है, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो लोग कहाँ फंसे हुए हैं, वो लोग क्या चाहते हैं। अगर आप वो जान जाते हो तो आपको डिलीवर करने में, उनको एजुकेट करने में बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने में ईजीनेस आएगी। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जब भी आप टीम के ऊपर काम करते हो तो आप उसको 2-4 हिस्सों में बांटो, ग्रुप 1, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो अगर अलग अलग ग्रुपों में बांट के आप काम करोगे, आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी कि मैंने ग्रुप ए वालों के साथ में किस तरह से डील करना है, बी वालों के साथ में कैसे डील करना है, सी वालों के साथ में कैसे डील करना है। तो हमें अपनी टीम्स को डुप्लीकेट करना, जो मैंने आपको पहले बोला अभी, कि डुप्लीकेट करने के लिए उनके अंदर की कमियों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे कमी शब्द सही नहीं रहेगा, हमें यह जानना है कि उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सिखाना ज़रूरी है। सो अगर हम ये चीज़ जानने में आसान हो जाते हैं और इनको सिखाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी टीम कामयाबी के ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो हमें अपनी टीम के साथ काम करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात है। रिस्पेक्ट बहुत एक ऐसा वर्ड है, ये दिखने में बहुत बड़ा लगता है छोटा सा कि भाई रिस्पेक्ट, लेकिन एक रिस्पेक्ट वर्ड दुनिया को बदल के रख देता है। क्योंकि जब रिस्पेक्ट होगी वहाँ पे ही ट्रस्ट होगा। ये दूसरा है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मुसीबत और उसका सल्यूशन, इसी तरह मैं हमेशा कहता हूँ रिस्पेक्ट के पिछले तरफ होता है ट्रस्ट।
अगर इस तरफ रिस्पेक्ट है तो दूसरे तरफ ट्रस्ट होगा। तो जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आप अपनी टीम को करोगे, उसके बदले में आपको वो टीम आपको ट्रस्ट देगी। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, उनके जो दिल की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएंगे, तो वो उतना ही ट्रस्ट आपके ऊपर करेंगे। तो इसलिए मैं आज के इस सेशन के अंदर यही कहूँगा कि आप अपनी टीम के साथ मिल के काम करो, बड़े तहे दिल से खुशी से काम करो, उनकी प्रॉब्लम को समझो। आप डॉक्टर हो अपनी टीम के, जैसे डॉक्टर एक बीमारी को ढूंढता है और ढूंढ कर उसकी दवाई देता है उसको ठीक करने के लिए, इसी तरह आप अपनी टीम के डॉक्टर हो। आपको ढूंढना है कि मेरी टीम के अंदर कौन सी बीमारी है, उस ढूंढ कर उसको उसकी दवा देनी है, तभी असली डॉक्टर बन पाओगे। और बढ़िया डॉक्टर तभी बनोगे जब आपकी टीम स्वस्थ होगी और अच्छी होगी। सो इन्हीं शब्दों से मैं कहूँगा कि आज के इस सेशन में हम लोगों ने ये चारों पांचों पॉइंट जो अभी किए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी के लिए, महत्वपूर्ण है हमारे ग्रीन प्लैनेट परिवार को और बड़ा करने के लिए। इसी तरह आने वाले समय में मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर ऐसे ही वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, जिसके कारण हम जहाँ पे भी अटके हुए हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि कहीं पे आपको कोई टॉपिक पे आप अटके हुए हो, तो आप मेरे को बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के भेज सकता हूँ। सो अभी ग्रीन प्लैनेट परिवार की तरफ से यही कहूँगा, ग्रीन प्लैनेट फैमिली बहुत तेज़ी से काम कर रही है, नए धड़ाधड़ नए प्रोडक्टों को लॉन्च कर रही है। सो एक ट्रस्ट कायम कीजिए, हमें जुड़े रहना है, चाहे वो कोरोना आ जाए चाहे कुछ भी हो, हमें अपने हौसलों को बुलंद रखना है। अगर हम अपने हौसलों को बुलंद रखते हैं, ये कोरोना आपकी ज़िंदगी को एक रत्ती भर भी हिला नहीं सकता, क्योंकि अगर आपका हौसला बड़ा है कोरोना से, तो कोरोना आपको हाथ भी नहीं लगा पाएगा। सो दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी फैमिली को, जो ग्रीन प्लैनेट पूरी फैमिली है पूरे देश में, ये पूरी फैमिली को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। जब भी आप घरों से बाहर जाओगे, अपना मास्क पहन के जाइए, सैनिटाइज़र जेब में रखिए, दूरियाँ बनाए रखें, क्योंकि हमें बाहर तो निकलना ही है, ज़रूरी है, काम के लिए निकलना पड़ेगा, लेकिन हमें अपने बच्चों और बुज़ुर्गों का ध्यान रखना है। मेरे को पता है जो हमारी ग्रीन प्लैनेट की आर्मी है उसको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमारे घर में बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, हमें उनका ध्यान रखना है। तो अगर आप अपने प्रोटेक्शन के साथ रहोगे तो आप 95% अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। यहाँ पे कोरोना से मैं अगर कहता हूँ, अगर जंग लड़नी है तो हमें बड़े बड़े चीज़ों से जंग करनी है, हम कोरोना से नहीं मरेंगे। हमें मरना है तो एक मिशन को साकार करके मरना है, ताकि दुनिया बोले कि भाई ग्रीन प्लैनेट फाउंडेशन में, ग्रीन प्लैनेट फैमिली ने, ग्रीन प्लैनेट ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा काम कर दिया कि दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे को ऑर्गेनिक बना दिया। तो इसलिए हमें मरना है तो बड़ा काम करके मरना है। तो इसलिए कोरोना से हमें ध्यान रखिए, ताकि हमें कोई भी क्षति ना हो, हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना आए। आप सब लोग हमारी फैमिली हो। यहाँ तक ग्रीन प्लैनेट को बचाने में आपका एक रक्ती जो खून इसमें बहा है, उसके कारण हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। सो मेरा एक आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ग्रीन प्लैनेट फैमिली को, ग्रीन प्लैनेट ऑर्गेनाइजेशन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं और मेरे बड़े भाई, हम लोग आपके घरों में आके तो नहीं बोल सकते, आपको मिलकर नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के ऊपर हम दोनों भाइयों का एक मैसेज है कि प्लीज़ हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें अभी बहुत सारा बड़ा काम करना है। सो आप हम लोग हमारी दाने और बाएं बाएं हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और इसी ग्रीन प्लैनेट मिशन को और आगे लेके जाने के लिए अपने हौसलों को बुलंद रखिए। चिंता मत कीजिए, ये कोरोना जो टेम्परेरी प्रॉब्लम आई है, इसका खात्मा बहुत जल्द हो जाएगा। उसके बाद फिर ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाली है, फिर चिड़िया चहचहाएगी, फिर ऐसे ही ज़िंदगी के ड्रीम्स पैदा होंगे। चिंता मत करो, ये ग्रीन प्लैनेट ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है, हर पल आपके साथ है। आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, तो बस हम इस मिशन को ज़र्रे ज़र्रे में, पत्ते पत्ते में लेके आएंगे। सो इन्हीं शब्दों में आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। सो बस यही आशा रखता हूँ कि आप सब लोग घरों में सेफ रहें और ध्यान रखें अपना। ग्रीन मॉर्निंग।